शर्मा परिवार की बहू नेहा फोन पर अपनी बचपन की दोस्त महक से बातें कर रही थी। क्या बताऊं यार महक, सारा समय तो मैं बस काम करती रहती हूँ या टीवी वगैरह देख लेती हूँ। माँ जी पूजा पाठ या कीर्तन में रहती हैं। ऊपर से इनको तो ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं। सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ। खैर मेरी छोड़, और तू बता महक, तूने आगे के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं यार, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। तीनों बच्चों को उनके पापा बस इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो 3 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते थे। अब तीनों एक साथ हुए तो इसमें मेरी क्या गलती? महक, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? तेरी लाइफ है। जैसे तेरा पति किसी और से शादी करके खुश है, ऐसे तू भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। अच्छा छोड़ ना ये सब बातें। बच्चों की तो छुट्टियां पड़ गई होंगी ना? हाँ, कब से कह रहे हैं कि सब बच्चे नानी के घर जाते हैं। लेकिन तू तो जानती है, जब से मेरा पति मुझे छोड़कर गया है, माँ बाप ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। उन्हें लगता है मुझ में कमी है, इसीलिए मुझे छोड़कर गए। अब बच्चों को नानी के घर जाना भी नहीं मिलता। तो तू एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर यहाँ आ जा। उनका भी मन लग जाएगा और हम दोनों बचपन की सहेलियों की गप्पे भी हो जाएंगी। हाँ, शायद तू ठीक कहती है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। तभी नेहा के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। नेहा दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति और देवर खड़े होते हैं। वेलकम होम। आज तो आपने आने में बड़ी देर कर दी। लाइए सामान मुझे दीजिए और खाना तैयार है। हाथ मुंह धो लो। देवर जी लाइए अपना बैग भी मुझे दे दीजिए आप। नहीं, मैं ठीक हूँ। मयंक ऐसा बोलकर अपने कमरे में चला गया। वहीं उसकी भाभी बस उसे देखती रही। अरे क्या देख रही हो नेहा? देखो ना, निखिल की आंखों में कितना अकेलापन नजर आता है। मुझसे मेरे देवर को ऐसे घुटता हुआ नहीं देखा जाता। आपने निखिल को गम से उभारने के लिए अपने पास काम पर भी रख लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहां भी खुश है। देखो, तुम इसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अब एक इंसान के पीछे तो अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया जा सकता है ना। तुम उसकी बातें छोड़ो और मुझे खाना दो। अपने पति की बात सुनकर नेहा ने अपने देवर की हालत को इग्नोर कर दिया और उसने अपने पति को खाना दिया। फिर अगली सुबह नेहा, ये लीजिए जी, आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बनाए हैं। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे क्यों नखरे दिखा रहा है? अब पी ले, उसने कितने प्यार से बनाया है। अच्छा लाओ भाई लाओ। आओ तुम भी साथ में बैठकर पी लो। अभी मुझे रसोई में काम है, तुम पियो। नेहा ने मुड़कर देखा तो पीछे उसका देवर खड़ा था। अरे निखिल, तुम कब आए? सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे वो सब छोड़, पहले ये बता कि तू कहाँ था? आपको उससे क्या? मैं कहीं भी आ जाऊं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाई मैं आपके साथ काम करवा रहा हूँ, आपकी जिद आपकी इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, बस इतने में आप मुझसे खुश रहिए। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। संजय बस उसे घूरता रह गया। नेहा भी बेबस सी खड़ी हुई थी। ना जाने क्या होगा इस लड़के का। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन निखिल कमरे से बाहर नहीं आया। नेहा के बार बार बुलाने पर निखिल कमरे से बाहर आया। बैठो निखिल, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, रहने दो। तभी नेहा को दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। नेहा, माय बेस्ट फ्रेंड, कैसी है तू? महक, तू आ गई? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। ये बता कैसी है? क्या बताऊं यार, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन पांव दुख गए इन हील्स में आते हुए। अरे तेरे बच्चे तो कितने बड़े हो गए। हाँ, तीनों एक साथ जो हुए थे तो तीनों एक साथ ही 6 साल के हो गए। महक के 3 बच्चे थे, वो तीनों एक साथ ही हुए थे। महक दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देखकर बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो 3 बच्चों की माँ है। महक, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में नेहा से। आओ तुम बैठो, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। जी ठीक है जीजू। संजय वहां से चला गया। फिर महक ने निखिल को खाना खाते हुए देखा। बच्चों, महक तुम सब यहीं बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। महक ने निखिल की तरफ देखा। ये कौन है? मतलब मैं मेहमान हूँ और ये हमें देख भी नहीं रहा। ये क्या बात हुई? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और आप होगी कोई जवाब ही नहीं दे रहे। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इग्नोर करके ज्यादा बन रहे हो। व्हाट द हेल, अब तो इस घर में सुकून से खाना भी नहीं खाया जा सकता है। निखिल ऐसे बोलकर उठकर चला गया। उसकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा था। उसकी आवाज सुनकर नेहा जल्दी से बाहर आई। अरे क्या हुआ महक, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, मैंने तो इस अकड़ू से ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी न जाने इसमें किस बात का घमंड है। अजीब लड़का है ये तो। वैसे है कौन ये? देवर है मेरा। देखो महक, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी दबाव का शिकार बनो। बस अच्छा यही रहेगा कि तुम उनसे जितना हो सके उतनी दूरी रखना, ठीक है? नेहा ने उसे सब समझा दिया। ऐसी रात आ गई। रात के समय निखिल अकेला छत पर था। तभी पीछे से महक भी कपड़े उठाने छत पर ही आई। बच्चों के कपड़े सूख गए, इन्हें उठा लेती हूँ। अरे ये अकड़ू भी आई है। हाय।
मैंने कहा हाय। अब क्या बोलने में भी टैक्स लगने लगा है या जुबान में ताला लगा हुआ है? उफ़ो, आखिर क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, मैं आपकी भाभी की बेस्ट फ्रेंड हूँ और फिलहाल आपकी मेहमान भी। कम से कम मुझे अच्छे से ट्रीट तो कीजिए अकड़ू देवर जी। सही कहा ना मैंने, अकड़ू देवर जी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों तुम मेरे सामने ही आए जा रही हो? आखिर क्या चाहती हो तुम? चली जाओ यहाँ से। ये कहकर उदास निखिल खुद ही वहां से चला गया। महक उसे देखती रह गई। कमाल है, जब देखो तब गुस्से में रहता है ये मिस्टर अकड़ू। आखिर ऐसा हुआ क्या है इसके साथ जो ये ऐसे? इन्हें देखकर लगता है जैसे अंदर से बहुत अकेले हैं। महक को उसका अकेलापन महसूस सा होने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। नहीं, बोला ना अभी आइसक्रीम नहीं खानी। नहीं, हमें खानी है मतलब खानी है। तभी निखिल भी वहां आ जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। मम्मी तुम भी चलो ना। अरे महक, अब बच्चे इतनी जिद करे तो चली जा। महक निखिल के साथ गाड़ी में चली गई। कुछ तो बोलिए, आप इतने चुप चुप क्यों रहते हैं? तुम अपने काम से काम रखो। अपने काम से ही काम रख रही हूँ। मुझे जानना है कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तुम क्यों बार बार मुझे तंग करने आ जाती हो? किसी एक इंसान के लिए जो दिल से आपको चाहता ही नहीं था, उसके लिए आपने खुद को क्यों बर्बाद कर लिया? क्या उसका वजूद आपसे ज्यादा था? वक्त मिले तो सोचना जरूर। और हाँ, आपकी हमदर्द बनने को ये रुमाल लाई थी, रख लीजिए, काम आएगा। इतना बोलते ही निखिल ने उसे गले से लगा लिया और खूब रोया। तुम ठीक कह रही हो। जो मेरा अपना था ही नहीं, मैं उसके लिए क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था? मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझे छोड़ गई, उसकी भी हरकतें तुमसे मिलती थी। मुझे तुम्हें देखकर उसकी याद आती थी, इसीलिए मैं भड़क जाता था। लेकिन अब समझा, तुम मुझसे बहुत अलग हो। शुक्रिया महक, भाभी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी तुम कितना खुश रहती हो, अपने बच्चों को कितना खुश रखती हो। अब मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इन तीनों बच्चों के साथ अपनाना चाहता हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए बिना देर किए निखिल ने मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली और घर आ गया। नेहा तो ये देख बड़ी खुश होती है, लेकिन उसकी सास को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आता है। तुझे ये 3 बच्चों की माँ ही मिली थी शादी करने के लिए। माँ जी, महक बहुत अच्छी लड़की है। इसके पति ने इसे धोखा दिया। वो 2 बेटियां होने के कारण इसे छोड़कर चला गया। और देवर जी को देखो महक के साथ कितने खुश हैं। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर अब वो भी बहुत खुश हुई, इसीलिए उसने भी महक को खुशी खुशी उसके 3 बच्चों के साथ अपना लिया। अब निखिल और महक दोनों अपने 3 बच्चों के साथ बड़े खुश थे। रामपुर मोहल्ले में एक बड़े से घर से सुबह 4 बजे ही आरती की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती थी। ये सुनकर पड़ोसी कहने लगे, वाह वाह, क्या कर्म किए हैं इस ललिता देवी ने, जो उसे 36 गुणों वाली 36 बहुएं मिली और सब की सब एक से बढ़कर एक है। ना जाने क्या कर्म किए होंगे उसने। राज रानी की पूरी 36 बहुएं थी। वो सुबह रोज 4 बजे भगवान की पूजा से शुरू होती थी। अरे माँ जी, उठ गई आप? सच में मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में सुबह तड़के 4 बजे की आरती होगी। इसके बाद सभी बहुएं घर के कामकाज में जुट गई। अरे बहुओं, ये तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ से सब्जी ला रही हो? अभी तो कोई ठेले वाला खुला भी नहीं होगा। माँ जी, बाजार जाकर भला कौन ही बासी सब्जियां लाएगा? ये तो हम मोहन भाई से खरीद कर लाई हैं। वो सुबह तड़के जाकर अपने खेत से हरी हरी ताजा सब्जियां तोड़कर लाते हैं ना, फिर मंडी में जाकर बेचते हैं। तो हम सीधा उनके खेत से ही खरीद लाई। देखो तो कैसे एकदम हरी ताजा फ्रेश सब्जियां हैं। कितनी अच्छी हरी भरी सब्जियां, करेले, तोरी, भिंडी और साग लाई हूँ। आपको कल से साग खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी दूसरी बहू पूजा वहां आ जाती है। माँ जी, आप जल्दी से जाकर अब नहा लीजिए। आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है, साथ ही कपड़े भी प्रेस करके रख दिए। हाँ, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर देते हैं हम। सच में तुम सबकी सब कितनी अच्छी हो, एकदम सर्वगुण संपन्न। मेरे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहुएं मिली। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब लता देवी नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आती है तो खाने की टेबल पर उसके लिए 36 तरह के पकवान बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, जरा टीवी भी लगा दो, खाना खाते खाते थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, बिजली चली गई। रुको, मैं अभी लैंप जलाती हूँ। फिर पूजा लैंप की रोशनी करती है, जिसकी रोशनी में एक बहू गाना गाती है तो कुछ डांस करने लगती है। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी?
हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए, ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए, ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब बात आगे बढ़ती है और देखने दिखाने की रस्म के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और निहारिका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास हाथों में थाली लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, उफ, कितनी गर्मी हो रही है। अरे यार, कोई एसी चला दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये कहते ही निहारिका ने सर से घूंघट हटा दिया
ये देखकर पड़ोसन बोली, अरे ये क्या लता बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशरम निकली, जो आते ही अपने सर का घूंघट निकाल कर बैठ गई। इसने तो अपनी मुंह दिखाई यहीं कर दी। अपनी बहू की करनी पर पर्दा डालते हुए लता लड़खड़ाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, वो सच ही तो कह रही है, कितनी गर्मी है यहाँ, बेचारी बहू का क्या हाल हो रहा होगा। तू भी न सरला, बस राई का पहाड़ बनाना जानती है, चल अब जा यहाँ से। आपने सुना नहीं चुगलखोर आंटी, माँ जी ने क्या कहा, आप जाइए यहाँ से। सरला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। छोड़ो बहू उसकी बातों को, अब तुम ये कलश गिराकर अंदर आओ। निहारिका उस कलश को इतनी जोर से लात मारती है कि वो कलश सीधा जाकर उसके ससुर के माथे पर लगता है। हे राम, मार डाला रे, मार डाला। सॉरी ससुर जी, वो गलती से लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब जाओ, जाकर तुम आराम करो, थक गई होगी, फिर कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है ना। उस वक्त तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह निहारिका कट स्लीव वाली वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी, कॉफी है? नहीं नहीं बहू, मैं कॉफी नहीं पीती, चाय ही बना दे मेरे लिए। मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ। है, लेकिन मैं क्यों बनाऊंगी, वो तो तुम बनाओगी ना, तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। है, नहीं आता? हे भगवान, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 36 गुण वाली बहू मांगी थी, इसमें तो एक भी गुण नहीं है। तो जब तुझे चाय बनाना ही नहीं आता तो फिर खाना बनाना तो आता ही नहीं होगा। पहली रसोई में क्या बनाएगी फिर, घंटा? हाँ माँ जी, मुझे सिर्फ पाउट बनाना आता है, सेल्फी खींचते वक्त बनाते हैं ना वो। सत्यानाश, इन आजकल की लड़कियों को ना तो चाय बनाना आता है और ना खाना बनाना, फिर आता ही क्या है पाउट बनाकर और जीभ निकालकर सेल्फी खींचना। बस उस पंडित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 36 गुणों वाली बहू बताकर निकम्मी बहू पकड़ा गया। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। अब लता अपनी बहू को चाय बनाना सिखाती है। चल अब चीनी पत्ती डाल। कितनी डालूं माँ जी? हे राम, एक काम कर, पूरी बरनी ही उड़ेल दे, पानी उबल गया है। ठीक है माँ जी। निहारिका सच में पूरी बरनी ही उसमें उड़ेल देती है। हे राम जी, ये बिन पेंदी का उल्टा लोटा मेरे ही पल्ले पड़ना था। बहू तू ये सब छोड़ और बाहर जाकर साफ सफाई का काम कर, खाना मैं बना लूंगी। जो हुकुम माँ जी। अब लता देवी खुद ही खाना बनाने लगती है और निहारिका बाहर साफ सफाई का काम करने लगती है। लेकिन जब लता बाहर आई तो अपनी बहू को झाड़ू लगाता देख माथा पकड़कर बैठ गई। अरे बहू, मैंने तुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा था, बैट बॉल खेलने के लिए नहीं। ला दिखा मुझे झाड़ू। देख, ऐसे लगाते हैं झाड़ू, ले अब तू भी लगा। जी माँ जी। फिर अगले दिन, हे राम बहू, ये क्या किया, पूरा जग भरकर इस आटरे में उड़ेल दिया, अब इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल। इसी तरह वो अपनी बहू को हर काम बारीकी से सिखाती है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज, अरे रसोई बनाने में देरी हो गई, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तभी निहारिका अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। ये सब किसने बनाया बहू? माँ, ये सब आपकी बहू ने अपने हाथों से बनाया। अब तो आप मान गई ना, आपकी बहू अब 36 गुणों वाली बहू बन गई है। ये सुनकर लता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों से बोलती है, जीती रह बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, जो आपने मुझे हर काम अच्छे से सिखा दिया और अपनी इस बहू को 36 गुणों वाली बहू बना दिया। निहारिका के ससुराल वाले उसके हाथ का बना खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं। अब निहारिका भी 36 गुणों वाली बहू बन जाती है और सबका खूब ख्याल रखती है।